शॉर्टकट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्टकट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे? 1 1, देखो पहले हम लिखेंगे 1 1 1 1 2 2 3 और नीचे 1 12 2 3 नहीं कुछ गड़बड़ बता रहे हो, 1 12 2 2 3 5 10, याद कर लिया? 1 12 2 2 3 5 10, ये हो गया डिनोमिनेटर। और सब जगह पे क्या लगा दोगे? एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, सब जगह पे क्या लग जाएगा? एम आर स्क्वायर लग जाएगा। अब नाम इनका याद रखना है, राहुल राजू द्रविड़ हांगकांग हंस के स्कूल चले। राहुल राजू द्रविड़ हांगकांग हंस के स्कूल चले, ठीक है। ये हो गया। आर मतलब रिंग, फिर आर मतलब रॉड, फिर डी मतलब डिस्क, एच सी मतलब हॉलो कौन, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, खाली स्फीयर है मतलब सॉलिड स्फीयर है, और कोन मतलब सॉलिड कोन है। खत्म हो गया। एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सबका, तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी इसी में निकाल लोगे। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या करना है, सबको रूट में डाल देना है, और क्या होगा? एम उड़ जाएगा और सिर्फ आर बचेगा। जैसे 1 आर मतलब इसका तो आर ही रहेगा, ये हो जाएगा आर बाय रूट 12, ये हो जाएगा आर बाय रूट 2, ये हो जाएगा आर बाय रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 बाय 3 आर, रूट 2 बाय 5 आर, रूट 3 बाय 10 आर। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन भी याद हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद हो जाएगा। लॉजिक मत पूछो इसके पीछे, बस इसको रट लेना है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम देखो यहाँ पे। मान लो ये हमारा एक रिजिड बॉडी है, नॉट अमीबा, इट्स अ रिजिड बॉडी। और मान लो इस रिजिड बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास मतलब समझ में आता है, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब ऐसा फील कराता है ये पॉइंट कि इधर ही पूरा बॉडी का क्या है, मास है। ओके, समझ में आ रही है बात सेंटर ऑफ मास की? ऐसा कुछ मान लो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है, और यहां से एक एक्सिस जा रही है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया सी, जो कि क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हमने नाम दे दिया आईसी। क्या नाम दे दिया है? अब मैं चाहता हूं इस एक्सिस को पैरेलल कुछ दूरी से, मान लो ये दूरी पे, ओ दूरी पे, कुछ कितने दूरी पे, ओ दूरी पे, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ओ। तो मैं आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, विच इज नॉट अ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास समझता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, ये हमारी प्लैंक है, ऐसे मान लो ये हमारी क्या है, प्लैंक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? जिसका मास ज्यादा होगा उसके तरफ होगा। मतलब अगर m2 बड़ा होगा m1 से, तो यहाँ पे होगा कहीं सेंटर ऑफ मास। इतना, इसका मतलब यहाँ से अगर इस लकड़ी को उठा लोगे तो लकड़ी एक उड़ जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। और दोनों मास अगर सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। तो समझ में आया सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट? थोड़ा थोड़ा भी समझ गया। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है RCOM इज m1r1 प्लस m2r2 अपॉन r1 प्लस m1 प्लस m2। ये होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये ऐसा है कुछ कि दो पैरेलल एक्सिस है, दिख रहा है दो पैरेलल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, इसीलिए इनका नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल, अब इनका क्या होगा, मुझे एक एक्सिस के अलोंग जो कि सेंटर ऑफ मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, नोन होगा, और मुझे जो दूसरी एक्सिस है जो कि यहाँ पे O है, उसके अलोंग पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होगा। तो देखो भाई,
हम कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, एक मास ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो पी। कौन सा पॉइंट ले लिया? पी। यहाँ पे इस पॉइंट का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ फ्रॉम दिस सी, तो क्या आएगा वो? मान लो ये पॉइंट का मास, जो पी का मास जो है वो डीएम है। मास कितना है इसका? डीएम मास है, बहुत छोटा सा मास है। और इससे जो दूरी है वो मान लेते हैं ऐसे कुछ पीसी, पीसी मान लेते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और ओ से जो दूरी होगी वो क्या होगी? ओपी। ये दूरी कितनी होगी? ओपी। और हम इनको भी ज्वाइन कर देते हैं कुछ रेड कलर से, ऐसे कुछ ऐसे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी से, तो ये मान लो ऐसे जुड़ता है, ऐसे ये एन पॉइंट पे जुड़ गए। ठीक है, तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पॉइंट सी, सेंटर ऑफ मास, क्या होगा? आई सी। वो होगा डीएम इंटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि है क्या है? सीपी स्क्वायर। सी से पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, यही होगा कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? ये रॉड, ये जो एक्सिस है वो हमारी तरफ आ रही है। आप बोलोगे सर ये तो ऐसा एंगल बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है। ये एक्सिस जो है वो हमारे प्लेन के बाहर आ रही है। ओके, और वो प्लेन के बाहर आ रही है, तो ये एंगल ऐसा कितना होगा? ये 90 डिग्री तो होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। डीएम इंटू सी पी स्क्वायर। मुझे बताओ आई अलोंग ओ क्या होगा? ये होगा डीएम इंटू ओपी का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। तो आई अलोंग ओ को हम थोड़ा अच्छे से देखें तो ये हो जाएगा डीएम, डीएम यहां पे एक और चीज देखो, यहां पे जो डीएम है ये पी पार्टिकल का मास है। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? बहुत सारे हैं, तभी तो रिजिड बॉडी बनी। तो टोटल होगा इनका इंटीग्रेशन, और टोटल इसमें भी होगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो आईओ को अगर हम ध्यान से देखें तो यह इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू ओपी स्क्वायर है। अगर आप ओपी स्क्वायर को ध्यान से देखो डायग्राम में, तो ये है ओपी, ये ऐसे और ये ऐसे। ये कौन सा ट्रायंगल है? यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ओपी स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर। दिख रहा है क्या? तो मैं उसको हटा के क्या लिख सकता हूं? ओपी को हटा के ओ एन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर। समझ में आई बात? पाइथागोरस थ्योरम। आगे चलो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम। ओ एन को देखो ध्यान से, ओ एन इज नथिंग बट ओ सी प्लस सी एन। तो इसको लिख सकता हूं ओ सी प्लस सी एन स्क्वायर प्लस एनपी का स्क्वायर। समझ में आया ये? इसको चलो ओपन करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू ओसी, ओसी प्लस एनसी का स्क्वायर। कैसे बनेगा? ओसी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओसी इंटू सी एन। समझ में आया? प्लस एनपी का स्क्वायर। ये समझ में आई बात? क्या ये क्लियर है? आगे देखो, ये क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रेशन डीएम, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा? ओसी स्क्वायर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, तो उसको लिख दिया मैंने सर। क्या सी एन स्क्वायर दिख रहा है? यस। और एनपी स्क्वायर भी दिख रहा है, उनको मैं साथ में लिख देता हूं। यहां पे माइनस कहां से आ गया? ओके, ये तो प्लस ही है ना। तो ओसी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर प्लस 2 ओसी इंटू सी एन, ब्रैकेट कंप्लीट। मुझे बताओ सी एन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर क्या होगा इसमें? देखो ये सी एन है, ये एनपी है, और ये सीपी है। ये कौन सा ट्रायंगल है? तो सी एन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर इज सीपी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं? तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये
यहां पे आ जाएगा सर, हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन dm ओसी स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं, सी एन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर को सीपी स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू सी एन। क्या यहां तक समझ में आया? यहां पे ध्यान दो। अब सर हम सेपरेट कर देते हैं डीएम को, इनमें सब में सेपरेट कर देते, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन डीएम ओसी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम सीपी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, प्लस इंटीग्रेशन डीएम, नीचे लिखता हूं इसको मैं, प्लस इंटीग्रेशन डीएम 2 टाइम्स, या तो मैं लिख दूं 2 DM ओसी इंटू सी एन। ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ इंटीग्रेशन डीएम ओसी स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन डीएम ओसी है या कुछ और है? ओसी ही है ना? हाँ, तो इंटीग्रेशन डीएम ओसी स्क्वायर को देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन डीएम, और ये ओसी जो है ना, मान लो ये दूरी को हम कह देते हैं h, ये दूरी को कितना कह देते हैं हम, h। h मतलब क्या हो गया, जो नई एक्सिस है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो डिस्टेंस ऑफ न्यू एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ मास से दूरी जो है h है, तो ये हो जाएगा dm इंटू h स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम सीपी स्क्वायर क्या है, आईसी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई अलोंग सेंटर ऑफ मास, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और ओसी क्या है, ओसी एच है ना, वो भी तो कांस्टेंट हुआ, क्या ये चेंज होगा एच? इट विल नॉट चेंज, तो एच भी बाहर आ गया, एच भी क्या आ गया, और अंदर इंटीग्रेशन के बचेगा डीएम इंटू सी एन। समझ में आई बात? ये देखो जो ओसी है वो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल दिया, और 2 भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, डीएम इंटू सी एन। तो ये देखो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एच स्क्वायर बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस आईसी प्लस, अब यहां पे देखो ये जो क्वांटिटी है डीएम इंटू सी एन, ये जो सी एन है क्या ये चेंज हो रहा है? यस, चेंज हो रहा है सर। अगर मैं इस पार्टिकल को चेंज करूं तो सी एन की वैल्यू चेंज होगी, इट इज चेंजिंग, और इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास से अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लेके चले तो मोमेंट्स ऑफ मास का एडिशन आता है 0। क्या आता है, मोमेंट ऑफ मास का एडिशन 0, अगर हम सेंटर ऑफ मास को क्या लेके चले, ओरिजिन। जिसको सेंटर ऑफ मास पता है उसको ये समझ गया, जिसको नहीं पता वो ऐसे याद कर ले कि ये क्वांटिटी का आंसर क्या होगा, 0। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2h इंटू 0, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, टोटल मास, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर m प्लस आईसी। समझ में आया? मीन्स हमको मिलेगा आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, और ये होगा हमारा आईओ, और यही है हमारा थ्योरम का फाइनल प्रूफ। ये कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी न्यू एक्सिस which is parallel to center of mass, axis passing through center of mass, is equals to moment of inertia along center of mass plus m times square of distance of that mass, of that new axis from axis of center of mass। सर क्या कह रहे हो यार, वापस सुनो। ये हमारी नई एक्सिस है, इसके अलावा अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, तो इनके बीच का दूरी h है, तो IO इज IC प्लस m टाइम्स इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। यही है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका रिजल्ट देखो कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारी रिंग है, ये हमारी क्या है, रिंग है, ये इसका हो गया मान लो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस। तो मुझे बताओ आई इसके अलॉन्ग कितना होता है, इसको हम आईसी बोलेंगे। ये कितना होता है रिंग के लिए, रिंग के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। यही होता है कि नहीं? लेकिन ये किसके अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग दी सेंटर ऑफ मास। मान लो किसी ने बोला सर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको पैरेलल लाइन खींच पाना। यस, ये अब ये नई एक्सिस है कि नहीं, मुझे जानना है इस एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आई अलोंग दिस एक्सिस। तो ये कितना होगा, तो उसके लिए हमको ये वाला क्या यूज करना पड़ेगा, थ्योरम यूज करना पड़ेगा। आई अलोंग दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू आई अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस mh²। अब यहां पे मुझे बताओ h की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितना होगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो IC कितना है, mr² प्लस m इंटू h की वैल्यू कितनी है, mr² प्लस mr²। तो I along this point this axis will be 2 times mr²। इसी रिंग के लिए अगर मैं इस पॉइंट से इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, 2mr²। समझ में आया? और देखो एग्जाम्पल 2, मान लो अब ये हमारा डिस्क है, ये क्या है हमारा डिस्क के लिए कितना होता है इसके अलोंग पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई अलोंग दिस सेंटर ऑफ मास हाफ mr²। मान लो मुझे इसके अलोंग निकालना है, क्योंकि हमारा क्या है IC सॉरी IO, मतलब हमारा कोई भी नया पॉइंट, तो IO क्या होता है IC प्लस mh²। तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे r, है ना, h की वैल्यू कितनी है r। तो IO क्या आएगा, हाफ mr² प्लस m इंटू एच की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 3/2 mr²। समझ में आया? ये होगा हमारा न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस। और देखो एग्जाम्पल 3, अगर ये रॉड है, अगर ये क्या है, ज्यादा ही कुछ छोटा हो गया, मान लो ये हमारा क्या है एक रॉड है, इसके दिस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे कितना होता है सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अलोंग दिस सेंटर ऑफ मास 1/12 ml²। व्हाट इज L, लेंथ ऑफ दिस रॉड। मान लो किसी को चाहिए इसके किनारे पे, ये पॉइंट से आई अलोंग दिस, तो वो कैसे आएगा, IO इक्वल्स टू IC प्लस, तो IC तो कितना हो गया 1/12 ml² प्लस h की वैल्यू कितनी होगी, ये L/2, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी होती है L होती है ना, तो h की वैल्यू इस बार कितनी है, तो ये हो जाएगा m इंटू एच की जगह पे L/2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 1/12 ml² प्लस ml²। तो इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, देखो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया, तो ml² प्लस 3 ml² अपॉन, मतलब कितना आ जाएगा 4 ml² अपॉन 12, यानी कि कितना आ जाएगा ml²। तो इस पॉइंट के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और इसके अलॉन्ग ml²/12। इधर कितना होगा, जितना ही इस कॉर्नर पे है
हाँ, तो ये यूज है इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। यूज समझा? यूज समझ में आया? क्या यूज समझ में आया? पक्का? जैसे ये एग्जांपल देखो, ये क्या है हमारा सॉलिड स्फीयर है। इसके अगर मैं सेंटर ऑफ मास से, जो कि ऐसे पास होगा या ऐसे कुछ इसके अंदर से ऐसे जो होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होता है सॉलिड स्फीयर के लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है? 2/5 mr²। मान लो मुझे जानना है इस स्फीयर के इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आयो होगा। अगेन लगा दोगे आयो बराबर आईसी प्लस, तो आईसी कितना है 2/5 mr² प्लस m इंटू ये लेंथ कितनी होगी जितना रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, तो 2/5 mr² प्लस mr², ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 + 2 7 mr² और नीचे हो गया। क्या समझ में आया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज? ऐसे आप अनंत सवाल कर सकते हो, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है? वो एक्सिस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के। यही एक केस है, बाकी कुछ भी नहीं। समझ में आया? हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कैसा? डेफिनेशन देखो कैसे लिखोगे, इसका डेफिनेशन भी लिखवा ही देता हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस of a body is equal to the sum of moment of inertia about an axis passing through its center of mass and product of mass and square of perpendicular distance between these two axes, यानी कि क्या mh², मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। हाँ, एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पासिंग एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस। सेंटर ऑफ मास के बाद क्या ऐड करोगे यहाँ पे? पैरेलल टू गिवन एक्सिस। समझ में आया? पैरेलल भी होना जरूरी है। हाँ, तो इसके बीच में ये करना ऐड, फिर एंड से स्टार्ट करना। एनी एक्सिस का मतलब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? IO, ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू गिवन एक्सिस का मतलब हम क्या बता रहे हैं? IC, और ये क्या है लास्ट में mh², तो सम ऑफ IC प्लस mh। नेक्स्ट देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस कैसा होगा? देखो जी, जैसे अगेन हम एक रिजिड बॉडी लेंगे, लेकिन इस केस में ये लैमिनार होगी। लैमिनार का मतलब समझ में आ रहा है? लैमिनार मीन्स इट्स लाइक अ लीफ। लीफ कैसे एकदम पतला सा होता है, 2 डायमेंशनल, या फिर पेपर हमारा नोटबुक का वो कैसे एकदम पतला सा होता है ना, तो इनको बोलते हैं लैमिनार ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा एक लैमिनार बॉडी है। कैसी बॉडी है? लैमिनार बॉडी। अब यहां पे मैं 2 एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मान लो हमारा है एक्स एक्सिस, और इसको परपेंडिकुलर ऐसा ये
वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ठीक है, ऐसे। और इन दोनों को भी परपेंडिकुलर एक तीसरी एक्सिस मान लो, दोनों की परपेंडिकुलर, ये है हमारी जेड एक्सिस। तीनों भी एक दूसरे को म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे ये पीछे और ये ऐसे नीचे, ठीक है। तीन एक्सेस है, तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई भी एक जनरल पॉइंट P मान लो जिसका मास क्या हो, dm, जिसका मास क्या हो, dm। तो अगर मैं इसकी दूरी लूं x से परपेंडिकुलर दूरी, तो ये होगी इसकी परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम x। इसको हम एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे। और इसको हमने देखो, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम x है जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल y। कितनी लेंथ है इसकी, स्मॉल y। और ये परपेंडिकुलर फ्रॉम y है, ऐसे। एक सेकेंड, इसकी दूरी हम कितनी मान लेते हैं, नहीं दिख रहा ना परपेंडिकुलर, अब दिख रहा है ना। ये हमारा लेंथ मान लो x है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम z कैसे होगा, ये होगा ना, इसको हमने बोल दिया स्मॉल z, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले हम इसके अलोंग निकालते हैं, y एक्सिस के अलोंग। तो ये y एक्सिस को परपेंडिकुलर ऐसा है ये, तो कितना होगा, I अलोंग y होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। सही कह रहा हूं। I अलोंग x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू इसके बीच का परपेंडिकुलर कितना है, वाई स्क्वायर। और हमको निकालना है इंटीग्रेशन आई अलोंग z, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm z स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना, पर सही कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है सर। आई एक्स, आई वाई और आई जेड निकल गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये आई एक्स है तो ये भी x ही हुआ, लेंथ की बात कर रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी होगी, x ही होगी ना। तो ये भी हमने x लिखा। तो मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, वापस देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे बताओ 90 डिग्री कहां पे होगा, कौन सी, ये है ना। तो हाइपोटेनियस कौन, z। तो हम क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे z स्क्वायर दिख रहा है ना, तो मैं उसको लिख सकता हूं आई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर, आई वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ dm वाई स्क्वायर, आई एक्स। तो आई जेड इज नथिंग बट आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आया। ये क्या कहता है हमको कि अगर दो एक्सिस x और y जो कि प्लेन के अंदर है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम ये थर्ड एक्सिस के अलोंग जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर है उसके बराबर होगा। उसके क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि हम इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO, या फिर IO नहीं, यहां पे क्या है, IO नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, IZ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट। लैमिनार का मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत पतली शीट हो, जो थिन हो, 2 डायमेंशनल हो। लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट an axis which is z axis perpendicular to its plane। देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये जो हमारा प्लेन है इसको z एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज सम ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सेस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस जो कि है एक्स एंड वाई इन इट्स प्लेन, जो कि इस प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो ये प्लेन में ही एक्स और वाई है, इन इट्स प्लेन एंड ऑल थ्री एक्सेस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास होते हो। ओके, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत ही आसान है, इसका प्रूफ तो एकदम टाइम पास है। मैंने आपको टाइम पास तरीके से दिखा दिया। हाँ, इसको मैंने आपको टाइम पास तरीके से दिखा भी दिया है, ऐसा ही प्रूफ है इसका। हाँ, तो ये इस अच्छे से इसको लिख, ठीक है सर। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होना। ठीक है, चलो सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल सर करा दो आपका कोई भी, जैसे एग्जाम्पल 1 ले लिया हमने, एग्जाम्पल 1 ले ले। जैसे हमने ले लिया रिंग, क्या ले लिया, रिंग ले लिया सर। ये हमारी रिंग है, हाँ सर रिंग तो दिख रही है। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास से जाने वाला, इसको लेकिन हम अब आईजेड बोलेंगे अगर हम परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो। और आई एक्स कैसे होगा, ये मान लेते हैं आई एक्स होगा, और इसको परपेंडिकुलर ऐसे आई वाई होगा, है कि नहीं। तो आई जेड, आई एक्स और आई वाई तीनों एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मुझे आई अलॉन्ग एक्स निकालना है। मान लो आई अलॉन्ग जेड कितना होता है, ये तो हमको पता है सर, एम आर स्क्वायर होता है। आई एक्स नहीं पता है मुझे, और आई वाई भी नहीं पता है। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस लगाए, अगर हम क्या लगाए, कॉमन सेंस लगाए, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स होगा उतना ही अलॉन्ग वाई होगा, क्योंकि दिख रहा है एकदम सिंपल सी बात है, रिंग है, आई एक्स और आई वाई एक ही जैसे काम कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई, और हम इसको क्या बोल दे, आई बोल दे। तो हमको क्या पता है, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो भी बोलो नाम लिख दो अच्छे से, वो क्या होगा, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स की वैल्यू भी आई है और आई वाई की वैल्यू भी आई है, और आई जेड की वैल्यू क्या है, तो एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2i। तो आई कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय, हो गया, आई एक्स और आई वाई की वैल्यू मिल गई। यही होगा हमारा आई एक्स की वैल्यू, और यही होगी हमारी, बड़ी की घट गई, आधी हो गई, आधी। और लग भी रहा है हमको, कॉमन सेंस भी बोलता है कि रिंग को उसी के प्लेन में घुमाना आसान होगा। अगर ये रिंग को मैं ऐसे घुमाऊं तो आसान नहीं होगा, इसको घुमाना आसान होगा, है ना। क्या ये क्लियर हुआ, आसान है ना। और देखो जो, और एग्जांपल दिखा देते हैं, चलो। डिस्क ले लो, क्या ले लिया, डिस्क ले लिया, ठीक है सर। ये डिस्क है हमारी, ये ऐसा आई जेड होगा, और ये ऐसा आई एक्स, और ये ऐसा आई वाई। वापस डिस्क के लिए भी आई एक्स और आई वाई सेम ही होंगे, तो आई जेड इक्वल्स टू 2 टाइम्स आई, है ना, आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई क्या हो जाएगा, आई जेड बाय 2, और आई जेड कितना होता है, एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय 2, तो एम आर स्क्वायर बाय, आसान है ना। तो आई जेड कितना आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, मतलब इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। आसान है क्या, डिस्क के लिए भी आसान है। और देखो सर, चलो और देखो, अब स्पीयर के लिए देखो, स्पीयर में क्या हो जाएगा, जो हमारा स्पीयर है, इसका ये एक्सिस, ये एक्सिस, कोई भी एक्सिस लो, सब के सब कैसे हैं, इक्वल ही है, सारे एक्सिस कैसे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा, और ये लैमिनार भी नहीं है, क्या ये लैमिनार है, नहीं ना, दिस इज नॉट लैमिनार, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया आपको, आसान, आसान तो है ना, नहीं लगा सकते, फोन पे भी नहीं लगेगा, लैमिनार ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा। ठीक है सर, रॉड तो है हमारा लैमिनार, रॉड है ना, रॉड पे लगा के देखते हैं। जैसे ये ऐसा हमारा रॉड,
एक सेकेंड, रॉड है, हाँ वो सीधी रॉड है, टेढ़ी नहीं है वो। इसका लेंथ एल है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन, जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mL²/12। मान लो मैंने पूछा इसके अलोंग कितनी होगी आई, इसको हमने x बोल दिया, तो ये कितनी होगी, ये हमारी आई जेड है। ठीक है, यहां पे हमको देखो एक्सिस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसा रॉड है, अब देखो रॉड हम कैसा मानेंगे, स्पेरिकल जैसा होगा, सिलेंड्रिकल जैसे ऐसा होगा, ऐसे देखो ऐसा होगा हमारा रॉड। एक्चुअली में वो रेक्टेंगुलर हम नहीं लेंगे, ऐसा होगा। तो रॉड को ऐसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो ऐसे भी उतना ही होगा। रॉड में कोई चेंज आएगा क्या, ऐसे जितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको हमने x बोल दिया। और जो ऐसे होगा ये क्या होगा हमारा y होगा। और इन दोनों को परपेंडिकुलर थोड़ा सा हम उसको ऊपर लेंगे, ऐसे ज्यादा ही हो गया, एक सेकेंड। और ऐसे जो जाएगा वो इसको हम ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं, ये होगा हमारा z। वैसे यहाँ पे भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसे देखो तो कितना हो जाएगा, ये मान लो आई जेड है, ये x है और ये y है, तो आई एक्स और आई वाई को तो सेम ही होना है कि नहीं। सही समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कैसा हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये इनके बीच में ये एंगल नहीं है, आपको कैसे देखना है समझ में आ रहा है। ये आई एक्स में कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा देखो ये जो है ये ऐसा हमारे तरफ आ रही है, अब समझ में आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन आ रही है, और ये अपवर्ड द प्लेन के अंदर है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो आई एक्स और आई वाई सेम ही होंगे, आई जेड अलग होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, जो कि कितना हो जाएगा mL²/12 प्लस mL²/12 इक्वल्स टू आई जेड, जो कि कितना आ जाएगा 2mL²/12 मतलब mL²/6, ये हो जाएगा हमारा आई जेड। ठीक है, तो ये रॉड के लिए हो गया। हाँ, तो लैमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए होगा, जब एक्सिस एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लैमिनार होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। आगे हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम, और इसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, लाइक इसको हम कहते हैं टाउ से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉर्क। वैसे ही होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P जो क्या होता है mv। वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम डिनोट करते हैं L से। किससे डिनोट करते हैं, L से। तो सबसे पहली बात, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम को mv होता है ना, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम के साथ, L बार इज R बार क्रॉस P बार। ठीक है, जहां पे P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ओके, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, और आर बार क्या होगा, हमारा रेडियस वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो हम कोई ऐसे बॉडी रोल कर रही है, ऐसे हमारी मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे घूम रही है, क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, और ये हमारा मान लो पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P है,
तो मुझे बताओ ये होगा उसका डिस्टेंस आर वेक्टर, और पी वेक्टर कहाँ पे होगा, अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, ये होगा। तो ये होगा पी वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर पी साइन थीटा। ये होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, आर पी साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना। जहां पे थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। इस केस में वो कितना है, 90। जरूरी नहीं है हर बार 90 हो। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे मिलेगा। और अगर मान लो ये हमारा ऐसे है पी वेक्टर और ऐसे है अगर हमारा आर वेक्टर, तो इन दोनों को भी परपेंडिकुलर जो कि हमारे प्लेन के बाहर आते हुए होगा, वो होगा हमारा एल वेक्टर। ओके, अगर मैं प्लेन के बाहर दिखाना चाहूं तो मैं कुछ आपको ऐसे दिखा देता हूं। ये ऐसे ऐसे लग रहा है और ये ऐसे प्लेन के बाहर आ रहा है, ठीक है, हमारी तरफ। तो ये एल बार होगा, ये आर बार होगा और ये पी बार होगा, और ये थीटा की डायरेक्शन। ठीक है, तो एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार। और इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल बताया था मैंने। तो ये राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। क्लियर हो गया सारी चीजें? ठीक है। अब जैसे लीनियर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला है mv, वैसे एंगुलर मोमेंटम को अगर हम डिस्क्राइब करें तो m का काम कौन करता है रोटेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v का काम कौन करता है, ओमेगा। तो हमको ये डिराइव करना पड़ेगा कि L इज I ओमेगा। चलो इसको डिराइव करते हैं। ओके, डिराइव करें तो L इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो सर निकालते हैं इसको। देखो, तो पहले हमने कोई भी एक रिजिड बॉडी ले ली कोई भी एक रिजिड बॉडी। देखो सारे में वही होने वाला है, रिजिड बॉडी ले ली हमने। अब ये रिजिड बॉडी को मान लो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसा सीधा ले लेते हैं, थोड़ा सा सीधा हो यार, सीधा है अभी नहीं, ये ऐसे 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 ऐसे, और मान लो ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। कैसे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अब इसमें हमने ये जो हमारा बॉडी है वो बहुत सारे मासेस से बना होगा, तो हमने दो चार पकड़ लिए। जैसे मान लो ये एक मास है m1 जो कि r1 दूरी पे है, फिर दूसरा ले लिया m2 जो कि r2 दूरी पे, ऐसे बहुत सारे होंगे। और यहाँ पे हमने एक ले लिया mn जो कि होगा rn दूरी पे। अब इनके सबके मुझे बताओ लीनियर मोमेंटम्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी होगी p1, इसकी होगी अलोंग द वेलोसिटी p2, इसकी होगी अलोंग द वेलोसिटी p3, और ऐसे करते करते ये होगी अलोंग द pn। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब फटाफट लिख दो, L1 क्या होगा, R1 इंटू P1, क्योंकि दोनों भी परपेंडिकुलर है तो साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, साइन थीटा का, क्योंकि थीटा क्या है हर केस में 90 है। कितना है हर केस में, थीटा 90 है। L2 क्या होगा, R2 इंटू P2, L3 क्या होगा, R3 इंटू P3 एंड सो ऑन, ऐसे सारे मिल जाएंगे, L4 L5 L5, और Ln भी मिल जाएगा Rn इंटू Pn। ये क्या क्लियर हो रहा है? तो टोटल क्या होगा L, टोटल L होगा इन सब का एडिशन, सारे लीनियर एंगुलर मोमेंटम्स का एडिशन। सही कह रहा हूं कि नहीं, अप टू Ln। तो L1 की वैल्यू रख दो जब फटाफट, R1 P1 प्लस R2 P2 अप टू Rn Pn। अच्छा भाई, R1 तो ऐसे रखा, P1 क्या होता है, P होता है mv, और स्पीड हर एक के लिए अलग अलग। तो R1 टाइम्स m1 v1, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, सही है। R2 टाइम्स m2 v2 अप टू Rn टाइम्स mn vn। लेकिन v क्या होता है, ओमेगा सबके लिए सेम होगा, लेकिन r हर सबके लिए
अलग अलग, तो L क्या हो जाएगा देखो, R1 M1 R1 ओमेगा प्लस R2 M2 R2 ओमेगा प्लस Rn Mn Rn ओमेगा। ये क्लियर हो गया। हमने क्या किया, V1 की जगह पे R1 ओमेगा, V2 की जगह पे R2 ओमेगा एंड सो ऑन, सब में चेंज कर दिया। सब में देखो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। R1 इंटू R1 M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर, यही तो आएगा L। और ये क्या होता है, ये हो गया ओमेगा टाइम्स समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर। और याद करो यही तो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर, जो हो गया L इक्वल्स टू ओमेगा आई या फिर L इक्वल्स टू आई ओमेगा। सर हो तो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था ना हमको। जैसे जैसे P बराबर mv, ये एनालॉगस है कि नहीं एनालॉगस। मास का काम आई कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी का काम कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी, बाकी सारी चीजें तो सेम है ना सर, है कि नहीं एनालॉगस प्रॉपर्टी। हाँ, अगर वेक्टर में लिखना चाहो तो L बार इक्वल्स टू आई ओमेगा बार, क्योंकि आई तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो L बार इज आई ओमेगा बार। ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम, ये क्या हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम। क्या क्लियर हो रही है बात, क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है? अरे पक्का, अरे पक्का। देखो यही है लीनियर मोमेंटम, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो सारी चीजें आई होप आपको समझ भी होंगी। अब लगे हाथ हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। सॉरी, एंगुलर मोमेंटम तो हो गया, टॉर्क का एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो टॉर्क का हमको फॉर्मूला पता है आर बार क्रॉस, 11वीं कक्षा में बताया था टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जैसे लीनियर में फोर्स, वैसे एंगुलर में टॉर्क। जैसे फोर्स लगाने पे, फोर्स बढ़ाने पे एक्सेलरेशन बढ़ता है, वैसे ही टॉर्क लगाने पे एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ता है। ये समझ लो, बस इतना समझ में आ गया तो टॉर्क समझ गया। और टॉर्क इज आर बार क्रॉस एफ बार, और अगर इसको हम बोले तो टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा, अगेन थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो वही सारी चीजें, जैसे एंगुलर मोमेंटम था वैसे ही एक क्या होगा टॉर्क, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो इसका हमको ये रिलेशन तो पता है, आर बार क्रॉस एफ बार, मतलब टॉर्क और फोर्स के बीच का रिलेशन पता है, लेकिन टॉर्क का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ आई चाहिए मुझे। तो फोर्स का रिलेशन क्या होता है, मास इंटू, मास का काम कौन करता है रोटेशन में, आई, और एक्सेलरेशन का काम कौन करता है, तो आई इक्वल्स टू आर, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ये प्रूव करना है। कैसे आया, एनालॉगस टू फोर्स होता है, ये वहीं से आया। तो सर चलो ये डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको जो जो काम की चीजें थी बता दी। हाँ चलो सर, ये सब कर दी हमने। हाँ, ये आप याद रख सकते हो, फोर्स बढ़ाया तो लीनियर एक्सीलरेशन बढ़ता है, वैसे ही टॉर्क बढ़ाया तो एंगुलर एक्सीलरेशन बढ़ेगा, ये याद रखना। चलो सर ठीक है, वापस से वही ले लिया अमीबा। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन इस बार ये सिर्फ घूम नहीं रही है। हमने हर बार पिछले वालों में क्या किया था, ओमेगा से घुमा दिया था, मतलब ये यूसीएम जैसे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें चेंज नहीं हो रहा था। इस बार हमने क्या किया, हमको टॉर्क पता करना है ना, तो इसमें एक्सेलरेट होना चाहिए वो, मतलब इसमें हम इस बार अल्फा से इसको एक्सेलरेट करेंगे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से इसको क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे मान लो ये हमारे थोड़े से मासेस ले लिया, m1 जो कि r1 दूरी पे है, m2 जो कि r2 दूरी पे है, ऐसे बहुत सारे ले लिए, और ये हमारा mn जो कि rn दूरी पे है। तो मुझे बताओ टॉर्क 1 क्या होगा, टॉर्क 1 होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बोला था टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार, तो ये हो जाएगा r1 f1, क्या होगा r1 f1। टॉर्क 2 क्या होगा, r2 f2। टॉर्क 3 क्या होगा, r3
F3 एंड सो ऑन। टॉर्क n क्या होगा? Rn Fn। और टोटल टॉर्क कैसे मिलेगा रे? सबका एडिशन करने के बाद, है ना? सब टॉर्क्स का एडिशन कर दूंगा इस बॉडी का, तो मुझे टोटल टॉर्क ऑफ दिस बॉडी मिल जाएगा। जोड़ दिया मैंने अप टू टॉर्क n तक। ठीक है सर, वैल्यूज को रख दो। R1 F1 प्लस R2 F2 प्लस R3 F3 अप टू Rn Fn। जोड़ दिया सबको। अरे F क्या होता है रे? m इंटू ए। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो R1 M1 A1 प्लस R2 M2 A2 प्लस R3 M3 A3 एंड सो ऑन। Rn Mn An। अब देखो इसमें क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तो सर हर बॉडी को अल्फा ही लगेगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन एज हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते हैं तो चेंज होता है। ठीक है, मतलब क्या सर, ए क्या होता है? आर अल्फा। ये भी हमको पता है सर, ए बराबर आर अल्फा। जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, वैसे ए क्या होता है? आर अल्फा। रख दो फटाफट वैल्यू। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टोटल R1 M1 ए की जगह पे R1 अल्फा। अल्फा नहीं चेंज होगा, लेकिन रेडियस तो हर बार चेंज है ना, हर मासेस के लिए। एंगुलर एक्सीलरेशन सेम रहेगा। प्लस R2 M2 R2 अल्फा प्लस R3 M3 R3 अल्फा एंड सो ऑन Mn। रुको थोड़ी सी जगह बना के, Mn Rn जगह नहीं हो रही है यहाँ पे। रुको 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 रुको, इसको मैंने उड़ा दिया, R3 की जरूरत ही क्या है। तो क्या आएगा? Rn टाइम्स Mn Rn अल्फा। सही है कि नहीं? ऐसा। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, सब में अल्फा कॉमन है। R1 इंटू R1 तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर। समझ में तो आ ही गया होगा। ये क्या होता है सर? समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर, जो कि होता है हमारा, तो हमको क्या मिल गया? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। मिल गया कि नहीं रिलेशन? ये किसके एनालॉगस है? एनालॉगस टू एफ बराबर मास इंटू, देखो खाली m का काम I कर रहा है, a का काम अल्फा कर रहा है। समझ में आई बातें? क्या ये भी आसान है? अरे आसान है ना। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ सर सीख लिया, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस था? नहीं समझा? समझा ना? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले लीनियर मोमेंटम को रिकॉल करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आपको याद हो तो वो कहता है 10th 11th जहां भी पढ़ा हो, 9th में भी है ये, तो आपने पढ़ा होगा कि जो लीनियर मोमेंटम होता है हमारा, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, फिर एंगुलर पे आता हूँ। जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है ये क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब क्या? अगर मान लो हमारे ऑब्जेक्ट से ऐसे चल रहा है, ये कोलाइड करे, तो इसका मान लो m1 u1 होगा इनिशियल मोमेंटम, इसका होगा m2 u2। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1 v1 और इसका हो जाएगा m2 v2। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितना ये होगा उतना ही, मींस m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हो गया कोलिजन के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो जो मोमेंटम है, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है बॉडी पे, तो उसका मोमेंटम जितना इनिशियली है उतना ही फाइनली रहेगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई रे बात? तो बिना फोर्स के एक्शन के मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसके लिए? लीनियर के लिए। और वैसा ही हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम होता है एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार। सही कह रहा हूं? बहुत बढ़िया। हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये होगा dl बार बाई dt।
डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यूवी रूल डेरिवेटिव का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम क्रॉस प्रोडक्ट में ना हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। क्या मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि आर बार क्रॉस पी बार को पी बार क्रॉस आर बार लिख दे, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ये उल्टा हो गया और इसका मीनिंग अलग हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले ये इसको बटेगा और ये बाहर रहेगा और फिर ये उसका डेरिवेटिव होगा, ये बाहर रहेगा। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। देखो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये कांस्टेंट रहा, बाहर रहा, फिर प्लस आर बार वैसे ही रहेगा और डी बाई डी टी ऑफ पी बार। क्या समझ में आई बात, क्या ये बात समझ में आई, आसान है, ठीक है सर। व्हाट इज डी आर बार बाई डी टी बार, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी v बार क्रॉस p बार, ये समझ में आया। प्लस r बार क्रॉस व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो r बार क्रॉस f बार। ओके, dp बार बाई dt बार क्या होता है, f बार होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया v बार क्रॉस p क्या होता है, mv बार प्लस r बार क्रॉस f बार। मतलब ये हो गया m v बार क्रॉस b बार प्लस r बार क्रॉस f बार। वेलोसिटी का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, मुझे बताओ। i बार क्रॉस i बार क्या होता है, ये क्या होता है, i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग i और दूसरा भी यूनिट वेक्टर अलोंग i, इनके बीच का एंगल कितना होगा, खुद से एंगल जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो हो गया। मैं आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, देखो जो हमारा v बार है क्रॉस b बार, इसका मतलब ये हो गया v इंटू वी साइन थीटा, एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसको छोड़ दो। मुझे बताओ v का v के साथ एंगल कितना होगा, जीरो। तो ये क्या आंसर आएगा इसका, मतलब v बार क्रॉस v बार क्या आएगा, इसके लिए यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, जीरो प्लस r बार क्रॉस f बार, तो dl बार बाई dt, ये क्या आ गया हमारा r बार क्रॉस f बार, यानी कि dl बार बाई dt, ये क्या आ गया हमारा r बार क्रॉस f बार। r बार क्रॉस f बार क्या होता है सर, अभी तो देखा हमने r बार क्रॉस f बार होता है टॉर्क, r बार क्रॉस f बार क्या होता है, टॉर्क। तो dl बार बाई dt बार इज नथिंग बट टाउ बार। इसका क्या मतलब सर, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। और अगर इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, अगर टॉर्क को हम क्या ले ले, तो dl बार बाई dt बार क्या आएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब क्या, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कब जीरो आता है, डेरिवेटिव कब जीरो आता है, सोचो डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन इज जीरो, कांस्टेंट, यस दैट इज एल बार इज। और यही हमको बताता है कि अगर टॉर्क नहीं लग रहा है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। यही हमको प्रूव करना था। हेंस एंगुलर momentum is conserved if torque acting is zero। समझ में आया, क्या क्लियर हो गया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही प्रूव करना है, देखो बहुत ही आसान है, डेरिवेटिव का हमने यूज किया है इसमें। समझ में आया। देखो अगर हम एग्जांपल बात करें लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसका ये मतलब हो गया, देखो हमको क्या मिला था, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू आई ओमेगा, है ना, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इस पे कोई टॉर्क नहीं लगाऊं तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा बॉडी का, कंजर्व रहेगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। इसका मतलब क्या, जैसे कोई अगर बॉडी है, कोई अगर हमारी क्या है, बॉडी है, अगर इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दूं
तो क्या बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको आई इंटू ओमेगा को क्या रखना है। तो अगर मैं आई को कम करता हूं तो ओमेगा बढ़ेगा, है ना, और अगर आई को बढ़ाऊं तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे कि ये वीडियो देखो, अभी ये अपने बॉडी के दूर दूर हैमर को रख रहा है, हैमर को दूर दूर रख रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब जैसे ही पास है देखो उसकी स्पीड बढ़ गई कि नहीं। अब दूर करेगा अपने बॉडी को, देखो स्लो हो गया, पास किया, आई बढ़ गया, ओमेगा घट गया, आई बढ़ गया, ओमेगा घट गया, आई घट गया, ओमेगा बढ़ गया। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। देखो जितना आपके हाथ फैले फैले होंगे, दूर दूर होंगे, उतना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मासेस की दूरी बढ़ गई ना। तो I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, आर बढ़ा तो आई की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं। तो जितने हमारे शरीर दूर दूर होंगे, फैली फैली होगी, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे बैलेट डांसर है, ये अपने बॉडी को जब दूर दूर रखेगी तो ये स्लो घूमेगी, लेकिन जैसे अपने बॉडी को पास पास लाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाएगी, ओमेगा क्या मिलेगा, बढ़ेगा। देखो जैसे अभी ये दूर दूर है इसकी बॉडीज, तो ओमेगा स्लो घूम रही है वो, देखो बॉडी धीरे धीरे पास ला रही है। जैसे जैसे वो पास लाएगी अपने बॉडी को, देखो उसकी बढ़ रही है एंगुलर वेलोसिटी, देखो और पास लाई और बढ़ गई, एकदम छोटी कर दिया, स्ट्रिंग कर लिया अपने आप को, स्पीड देखो कितनी बढ़ गई। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ओके।